तो ये एग्जाम्पल करते हैं। दो मेटालिक स्फीयर्स हैं S1 S2। अच्छा, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, है ना, ये रेलेवेंट है। एंड हैव गॉट आइडेंटिकल सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि उसका जो एमिसिविटी है सेम है, बेसिकली यही कहना चाह रहा है। मास ऑफ S1 is thrice that of S2। ठीक, both the spheres are heated to the same temperature and placed in the same room having lower temperature but thermally insulated from each other। ठीक, the ratio of initial rate of cooling of S1 to S2 ये पूछा है। ठीक, तो दोनों स्फीयर एक बार बना लेते हैं, है ना, सिचुएशन बना लेते हैं क्या है। बेसिकली ये दो स्फीयर हो गए, ठीक है, इसको S1 बोल देते हैं, इसको S2 बोल देते हैं। S1 स्फीयर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अच्छा, इनको डाला है सेम रूम में बट दे आर थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब बेसिकली यही निकला कि एक की कूलिंग जो है वो दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, इसे कहने का मतलब बेसिकली यही है, कुछ इस टाइप से कर रखा है ताकि भाई एक के रेडिएशन से दूसरे की कूलिंग पे फर्क ना पड़े। ठीक, बाहर का टेम्परेचर जो है, रूम का टेम्परेचर कुछ भी अपन ले लें, और इनका टेम्परेचर शुरू में सेम है। ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग दोनों की कंपेयर करने को बोला है। तो अपन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला जो वीडियो किया था, तो उसमें रेट ऑफ एनर्जी लॉस, है ना, किसी भी इस तरह में बॉडी में, तो वो क्या होता था, एमिसिविटी इंटू सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। ठीक है, T बॉडी का टेम्परेचर और T0 सराउंडिंग का टेम्परेचर। और यदि हमको रेट ऑफ कूलिंग निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, ms dt बाई dt अपॉन एरिया। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट जो है वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये dt बाई dt जो है, और ये आगे यहाँ पे माइनस भी होता था, हम चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं अभी। ये dt बाई dt जो है वो रेट ऑफ कूलिंग है। ठीक है, अच्छा, तो इस एक्सप्रेशन में जो चीज़ें दोनों बॉडीज के लिए सेम है उसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बॉडीज सेम मटेरियल की हैं, इसलिए स्पेसिफिक हीट एक तो सेम होगी। ठीक है, सरफेस फिनिश सेम है, तो एमिसिविटी अपन सेम ले रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है ही, ये भी सेम ही है। ठीक है, तो जो दोनों बॉडीज की जो चीज़ जो वेरी कर रही है वो एक तो मास वेरी कर रहा है और एक एरिया वेरी करेगा। ठीक है, तो dt बाई टी को रेट ऑफ कूलिंग अपन बोल देते हैं। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है वो क्या आ गई अपनी, प्रोपोर्शनल टू a अपॉन m। ठीक है, बाकी इस वाले केस में जो है वो कांस्टेंट है ना, दोनों बॉडी में वेरी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, जो पहली वाली बॉडी है उसका रेडियस r1 मान लेते हैं और दूसरी वाली बॉडी का रेडियस जो है वो r2 मान लेते हैं। ठीक, अपने को दिया हुआ क्या है, m1 थ्राइस m2 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, चूंकि ये स्फीयर्स हैं तो रो 4/3 पाई r1 क्यूब इज इक्वल टू रो 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू 3। ठीक है, तो r1 जो है वो कितना हो गया, 3 रेज टू पावर 1/3 r2। ठीक है, तो अच्छा, रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो अपने को निकालना है, तो r1 बाय r2 इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, जो इक्वेशन 1 है। ये कितना हो जाएगा, a1 बाय a2 अपॉन m1 बाय m2। ठीक है, तो a1 बाई a2 क्या हो गया, बेसिकली 4 पाई r स्क्वायर। तो इसको r1 स्क्वायर ही लिख देते हैं सीधा, r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर m2 बाय m1। ठीक है, तो r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर कितना हो गया, 3 रेज टू पावर 2/3, और m1 बाय m2 3 के बराबर है, तो ये हो गया 3। तो ये क्या आ गया, 1/3 रेज टू पावर 1/3, और ये रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो है। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो इसमें से कौन सा पोर्शन, फोर्थ है ना, ये ऑप्शन करेक्ट।